सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं आपका रोजाना का पसंदीदा शो यही सच है। यही सच है में आज कुछ बातें अगर आज के लिहाज से करेंगे तो शायद वो आपसे जुड़ी होंगी। पहली खबर अगर आप देखेंगे तो देहरादून बल्कि उत्तराखंड में एक निर्माण कार्य के दौरान चट्टान खिसक गई, 16 लोगों की मौत हो गई है, 7 की डेड बॉडियां बरामद कर ली गई हैं। आगरा में एक लड़की को जला दिया गया, उसकी मौत हो गई और उसके भाई ने भी, कजिन ने भी मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया। फ्रस्ट्रेशन थी या कहीं अपमानित महसूस किया। इसके अलावा एक लड़की को और भी जला दिया गया उत्तराखंड में। और अगर आप बात करेंगे सोहराबुद्दीन मामले में, जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो सबूत नहीं जुटा पाई। बाकायदा अदालत में यह कहा गया कि सबूत नहीं है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सबूत नहीं दे पाई, सबसे बड़े अगर देखा जाए बहुत बड़े मामले में। इसके अलावा कई ऐसी खबरें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। और जो एक वोटर है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी मजबूत जो कड़ी है एक वोटर है, और डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पिलर वोटर जो है, उससे जुड़ी हुई ये तमाम वो खबरें हैं जिनकी समस्या जो है उसका निदान करने का काम सत्ता का है। क्योंकि कहा यह जाता है कि हर समस्या का जो समाधान है या हर समस्या की जो कुंजी है वो सत्ता में रहती है। और सत्ता कैसे बदली जाती है और किन के हाथ में जाती है ये सब आप लोग जानते हैं। जब चुनाव होते हैं सत्ता किसी के हाथ में चली जाती है, किसी के हाथ से चली जाती है। 2019 के चुनाव सिर पर है। हालांकि अभी 5 राज्यों में सत्ता का निर्धारण हो चुका है, लेकिन केंद्र में सत्ता किसके हाथ में होगी 2019 के अंदर जो है ये तय हो जाएगा बहुत जल्द। और किन के हाथ में ये सत्ता रहेगी आज उन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जो लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं या तो वो गठबंधन कर रहे हैं, कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, कहीं नाराजगी महसूस कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी दौड़ में जरूर है। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में आज एक फैसला ऐसा आया जिसके बाद उनसे 56 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग को खाली करने के लिए 2 हफ्ते में कोर्ट ने कहा कि आप इसे खाली करिए। ये वो मामला है नेशनल हेराल्ड मामला जो देश में बहुचर्चित मामला है। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया और इस पर कई बार विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस के जो विरोधी हैं, उन्होंने उसको निशाने पर लिया। हालांकि राफेल का मुद्दा भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, नेशनल हेराल्ड भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि सत्ता किन लोगों के हाथ में जाएगी, कौन लोग सत्ता तक पहुंचेंगे, करप्शन के खिलाफ कौन लड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। करप्शन में जो लोग खुद घिरे हुए हैं, क्या वो करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे? क्या वो अपने आप को बचाने के अलावा जनता के लिए सोचेंगे? क्या उनके वकीलों की जो टीम है वो आम जनता की वकालत करेगी या सिर्फ पार्टी की वकालत करेगी, पार्टी के नेताओं को बचाएगी? ये बड़ा सवाल है। आज इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति हमारी किस दिशा में जा रही है और सत्ता किन लोगों के हाथ में जा रही है और किन ग्रुप्स के हाथ में देश की कमान होगी। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कुछ खबरों को लेकर हम बयान सुनवाते हैं कि आखिर आज हुआ क्या। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है। ये मजबूरी से आती है, कोई भी अलायंस खुशी से नहीं होती, मजबूरी से होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बढ़ी है, उस डर के कारण अलायंस हो रही है। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, वो गले में हाथ डाल रहे हैं। उनके दोस्ती का राज हमारी ताकत बढ़ने में है। मुझे लगता है राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होते। यंग इंडियन नाम की एक कंपनी जिसे स्थापित करते हैं श्री राहुल गांधी, इस मंशा के साथ कि वो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं करेगी, खरीदती है एसोसिएटेड जर्नल्स की एक नामक कंपनी को, जिसका काम ही कमर्शियल है। क्यों एक कंपनी जिसका काम नहीं है प्रॉफिट या लॉस करना, एक कमर्शियल कंपनी को खरीदती है? इस प्रश्न का उत्तर राहुल जी को देना चाहिए। यह प्रश्न मैं राहुल जी से कर रही हूं क्योंकि कंपनी राहुल जी की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। दिखाई गई राहुल गांधी जी की ओर से, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, तो यह एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि मैं यहां उपस्थित हूं बिहार की जनता के आदेश पर। देश भर में सोशल जस्टिस
की जो चिंता रखने वाले लोग हैं, उनके हुक्म पर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। उनकी भावना का कद्र करते हुए मेरी उपस्थिति यहां हुई है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो लोग कमजोर होते हैं वो अलायंस करते हैं। खुद एनडीए में कितने लोग हैं वो शायद आपको मालूम होगा। कौन कमजोर है कौन नहीं है ये बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। वो कह रही है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस का खेल कर रहे थे, लेकिन तमाम खेल क्या हुआ आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस से नहीं। उधर राहुल गांधी बीजेपी से पूछते हैं कि राफेल पर अगर आप मुझे बोलने देंगे तो भूकंप आ जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। ये तमाम बातें हैं। 2G 3G ये तमाम चीजें, सत्यम, इतने घोटालों की चर्चा के बावजूद अब एक नई बात जो है नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए सवाल बन गया है। उधर ये उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोल रहे थे। लगभग 4 साल तक ये सत्ता में रहे, मिनिस्टर रहे, अब उनको घुटन होने लगी। उनको लग रहा है कि उनकी जो जनता की बात है वो नहीं सुनी जा रही। यानी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले 11th आवर पे इनको पता लगा कि सरकार में जिसमें वो थे वहां उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। ये तमाम वो लोग हैं जो फिर सत्ता के लिए इकट्ठे होंगे, गठजोड़ करेंगे, नए समीकरण बनाएंगे और कहीं ना कहीं फिर सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। जिस सत्ता के अंदर आम वोटर की समस्याओं की कुंजी है वो सत्ता उन लोगों के हाथ में जाएगी जिनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे थे। नेशनल हेराल्ड, राफेल, 2G 3G, गठबंधन, समीकरण, ये तमाम चीजें। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे चर्चा करते हैं कि आम आदमी की समस्या क्या यही लोग हल करेंगे, क्या यही डेमोक्रेसी का सिस्टम है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात लग रही होंगी आपको, लेकिन एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी। भगत बिदुड़ी जी कांग्रेस की तरफ से मौजूद है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है भगत बिदुड़ी जी। एस हुड्डा साहब है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। हुड्डा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्याम खन्ना जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है श्याम खन्ना जी। अगर आप देखें तो जिस आम इंसान की, आम वोटर की हम बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आप और हम ही उसके लिए लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ज्यादातर लोग, हमारे हुड्डा साहब भी बहुत मोटी फीस लेने लगे, तो ये भी आम आदमी की लड़ाई लड़ने में शायद इनको भी लगने लगा है, परेशानी होने लगी। और बड़े वकील तो खासतौर से अभी बड़ी पार्टियों में चले गए हैं, वो बहुत सारे नाम है, आपको नाम भी याद आते चले, और उनकी फीस पहले ही लाखों रुपए थी, अब उनको पार्टियों ने हायर कर लिया, तो आम वोटर की शायद वो भी वकालत कम ही कर रहे हैं। और नेतागण जो हमारे दोनों बैठे हैं ये तो शायद सत्ता के लिए ही बने हैं। तो श्याम खन्ना जी, मुझे लगता है आज सबसे पहले आपके पास ही आने का मन है। जो राफेल का नाम ले रहे थे, कर्जा माफ कर रहे थे, एक नया हथियार उनको मिला था, अब उनको नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में उसे खाली कर दीजिए मामला। हालांकि अभी शुरुआत में है, कानूनी जो पहलू हैं वो हम हुड्डा साहब से पूछेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सत्ता में सभी समस्याओं की जो है एक तरह से हल नजर आता है, लेकिन सत्ता वहां चली जाती है जहां वो बंधक बन जाती है? जी बिल्कुल, ये आज का जो फैसला आया है कोर्ट का, ये निसंदेह जो है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस मुहिम को लेके राहुल गांधी चल रहे थे, राफेल को लेके, यानी जहां वो कह रहे थे कि भूकंप आ जाएगा, उनके लिए भूकंप का झटका है। हाँ, ये उनके लिए भी भूकंप हो सकता है। और वैसे भी कांग्रेस के साथ बहुत कम पार्टी जाना चाह रही है, बीएसपी और सापा तो बिल्कुल कतई जाना नहीं चाह रही महागठबंधन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस का कोई ज्यादा जनाधार स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस से बचना चाह रहे हैं। फिर दोनों का जो वोट बैंक है वो, उन्हें डर है कि ये सब कांग्रेस से खिसक के इन पार्टियों में आया है। अगर महागठबंधन में अगर हमने कांग्रेस को शामिल करा तो ये कहीं पुनः लौट के कांग्रेस की तरफ न चला जाए हमेशा के लिए। तो सबको अपने खतरा नजर आ रहा है, सब बीजेपी को हटाना भी चाह रहे हैं और डर भी रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, जो सत्ता का हमारा जो सवाल है कि फिर जो आम आदमी की बात कौन करेगा, आम वोटर की बात कौन करेगा? आम आदमी के नाम पे तो पार्टी भी बन गई हालांकि अब, लेकिन जो आम वोटर है अब तो बाकायदा डर लगने लगा, आम आदमी का नाम लेते हुए डर लगता है कि कहीं वो केजरीवाल वाला ग्रुप ना समझ ले लोग बाग, क्योंकि आम वोटर की फिर कौन सुनेगा? जी, आम वोटर तो साहब जी आम वोटर तो मतलब आम वोटर के लिए ट्रैप लगाया जाता है। हुड्डा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आज के फैसले को किस तरह देखते हैं? कांग्रेस के लिए परेशानी बड़ी है या कुछ इसको कानूनी नजरिए से आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से झटके के तौर पे, क्योंकि उन्होंने जो एक फैसला था जिसमें उनको उससे खाली करना था 56 साल पुरानी बिल्डिंग को, खासतौर से उसको, और जिसे कहना चाहिए रद्द करते हुए 2 हफ्ते में खाली करने को कहा है। थोड़ा सा कानूनी इसके पहलू बताइए, और कांग्रेस की कितनी परेशानी बढ़ी है, जैसे कि कह रहे हैं भूकंप की तरह उनको लगेगा।
देखिए, सबसे पहले तो ये है क्या, इसको समझ लें। ये 1967 में 0.33 एकड़ लैंड अलॉट की गई थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को, इस पर्पज से कि वहां से नेशनल हेराल्ड अखबार चलेगा, एक और भी अखबार इनका चलता है, वो अखबार चलेंगे और उसमें प्रेस की आजादी बरकरार रहेगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। अब जो है ये अखबार बंद रहा करीब 10-12 साल और 24 सितंबर 2017 से ये वीकली नेशनल हेराल्ड चल रहा है और एक नवजीवन इनका वो भी वीकली चल रहा है। अब क्या है कि इन्होंने नोटिस दिया लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने कि भाई आपको जिस पर्पज के लिए ये परपेचुअल लीज दी गई थी, यानी अखबार चलाने के लिए, आप अखबार नहीं चला रहे हैं, इसलिए आप इसको खाली करें। ये नोटिस आता है अक्टूबर 2018 में, जबकि ये अखबार चल रहा है सितंबर 2017 से। 10-12 साल जब अखबार नहीं चल रहा था तब शायद इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, 14 में, 15 में, 16 में, तब अखबार नहीं था, सितंबर 17 तक। अब कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि इसका कुछ इलाका, कुछ पोर्शन जो है इस बिल्डिंग का किराए पर है और जो 4th फ्लोर है उसके ऊपर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के एम्प्लॉइज पाए गए हैं इंस्पेक्शन के दौरान। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो एडिटोरियल एक्टिविटी होती है अखबार की वो वहां पर दिखाई नहीं दी, इसलिए जो है ये जिस काम के लिए लीज दी गई थी ये काम नहीं हो रहा। साथ में कोर्ट ने ये मान लिया कि जो अखबार छपता है वो इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में छपता है, उसको इन्होंने आउटसोर्सिंग किया हुआ है। यानी कांग्रेस जो है वो जो कार्रवाई की है, जो दावे थे या जो वादे किए गए थे वो उस पर नहीं किए जा रहे थे। थोड़ा सा और रुकिए, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल हम जी। उसके बाद क्या है कि इन ग्राउंड्स पे कोर्ट ने कहा कि भाई एक जो इनकी पिटीशन थी जो अब बाहर निकलने के नोटिस के खिलाफ सिंगल जज की पिटीशन लगी है और उसमें इन्होंने एक ही ग्राउंड लिया कि जी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हमें नोटिस दिया गया और मेलाफाइड इंटेंशन का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए ये पिटीशन खारिज कर दी गई है। इसके बाद इनके एक एलपीए लगती है, लेटर्स पेटेंट अपील, वो डबल बेंच में लगेगी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी। तो अभी काफी चीजें बाकी हैं, लेकिन पॉलिटिकली तो झटका माना जा सकता है। पॉलिटिकली अपने यहाँ तो कोई भी चीज झटका हो सकती है और कोई भी चीज झटका नहीं हो सकती। ठीक है भगत तिजोरी जी, परसेप्शन की बात है जी। आप करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हो, देश भर में बदलाव की बात कर रहे हो, हालांकि अभी आपको एक नया हथियार मिल गया है, यूपीए 2 वाला, कर्ज माफी वाला। हालांकि ये जो सरकार में बैठे इन्होंने भी कॉर्पोरेट लोगों का काफी कर्जा माफ किया, ऐसा आपका आरोप है, लेकिन उसी से आप जो है अब इन पे हमला कर रहे हो। लेकिन जो करप्शन के खिलाफ आपके लड़ने की जो मुहिम थी या आपका जो वादा था या जो आपका जो एक तरह से लोगों को भरोसा था, कैसे होगा? आपके ऊपर तो सबसे बड़े जो आपके पदाधिकारी वो कहीं ना कहीं इसमें गिरते नजर आ रहे हैं। आजाद जी, इसमें 1% भी कोई करप्शन नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें हैं जो बनाई गई हैं, जो जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया, आपने सारी चीज पूरी ध्यान से सुनी नहीं। फैसला आपने सुन लिया? आपने शायद पूरी तरह से सुना नहीं। उन्होंने जो बात कोर्ट ने जो फैसला कोई इल्लीगल आपने देखिए, कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। अच्छा, कोर्ट के ऊपर तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके लिए अभी रास्ते खुले हुए हैं तो और वो आगे खाली करेंगे वो जी। 2 हफ्ते में तो खाली करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो अभी बहुत सारी चीजें अभी तो मोहर हुई ना, अभी तो मोहर हुई ना उन आरोपों के ऊपर जो आपके ऊपर लग रहे थे, तो उस पर मोहर हुई ना। आजाद जी, बहुत सारी चीजें कोर्ट में क्या हुई है, अभी राफेल पे भी इन्होंने मोहर लगवाई थी। राफेल पे क्या दिया आपके सामने? राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसको बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें क्लीन चिट मिल गई, जबकि उसके अंदर टोटल ही सारी चीज फॉल्स दी गई। उसके अंदर इन्होंने झूठी रिपोर्टें पेश करी कि कैग में हमने ऑडिट करा लिया है, पीएससी को भेज दिया है, जबकि पीएससी में कुछ गया ही नहीं है। ये इतने बड़े झूठे लोग हैं। तो ये सब बातें पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, आप भी समझते हैं। अगर कोई ऐसा केस होता या इस तरह की कोई बात होती तो ये 4 साल से चुप क्यों बैठे थे? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो वहां पर कोई लीगल काम नहीं हो रहा था,
और मैं आपको बताऊं, ऑन रिकॉर्ड मैं दिखा भी सकता हूं, भाजपा के सांसदों के घरों पे, मैं भाजपा के सांसदों के घरों पे मैं कमर्शियल एक्टिविटी दिखा सकता हूं चल के। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देता हूं। आता हूं आपके पास, और इसके ऊपर मैं कानून पे पूरी एक बात बताऊंगा, वकील साहब से समर्थन भी उस पर चाहूंगा, मैं गलत तो नहीं हूं, लेकिन बाद में। अनिल गोयल जी, अभी इन्होंने राफेल का नाम लिया, अब तो एकदम नाराज हो गए, क्यों? खालिद साहब, ये दुखती हुई रग पे तो हाथ नहीं रखा इन्होंने। दुखती हुई रग पे हाथ नहीं धरा। ये हालांकि आज आपका दिन है, लेकिन आप तो गुस्से जो हो रहे थे उससे लग रहा था कि कहीं कुछ थोड़ा सा है। खालिद साहब, ये झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। अच्छा, जो ये कैसे तय हो? क्या झूठ बोला वैसे? सच होता गोयल साहब, झूठ क्या बोला हमने? देखो, ये तो हमने वादा किया 10 दिन में माफ करने का, और हमने 2 दिन में कर दिया, ये हमने झूठ बोला। आपने राफेल, गोयल साहब, ये झूठ बोला क्या हमने कर्ज माफी का 10 दिन का वादा करके 2 दिन में माफ कर दिया, ये झूठ बोला। राफेल पर झूठ बोला किसने झूठ बोला सर? किसने? और राफेल कैग की रिपोर्ट पीएससी को दी, ये किसने बोला? कि जो भ्रष्टाचार आजाद साहब, और कैग के झूठ के बाद, लेकिन दोनों को रोकना। आपको याद दिला दूं, 2G में भी कोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया था, तो लोग कह रहे थे तो घोटाला हुआ ही नहीं है। तो ये झूठ का कैसे पैमाना, कैसे पता लगे? कौन सा बैरोमीटर है, क्या है? कुछ मैं बताता हूं आजाद साहब, झूठ का पैमाना ये है कि कैग की रिपोर्ट पीएससी को दे दी है, सबसे बड़ा झूठ है। कोर्ट ने ये कहा है कि राफेल के अंदर जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, पारदर्शितापूर्व हुआ है। मतलब 30,000 करोड़ रुपए जो अंबानी को दी वो ठीक दी, दलाली होती थी। 30,000 करोड़ रुपए जो अंबानी को दी वो ठीक दी, दो सरकारों ने ये बोला कोर्ट ने। आप गुमराह कर रहे हो, आप दलालों के जरिए, और आप चैनल के थ्रू ये गुमराह कर रहे हैं। अभी भी आपके ऑडियंस कोई आपको दलाली कमीशन देने वाला है? अभी भी अगर कांग्रेस को कोई कमीशन देने वाला नहीं मिला तो सौदा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पैसे के मामले में हमारा कोई इससे बोलने के लिए तैयार है। कोर्ट का इसमें कोई जजमेंट नहीं है। देश की चिंता नहीं है, के मामले में कोई जजमेंट नहीं है, पैसे की चिंता नहीं आता। और आज ये नीति जो है ना, गांधी परिवार की जो है, जो गांधी परिवार का हड़प नीति है, पैसा हड़पो, जमीन हड़पो, प्रॉपर्टी हड़पो, देश को हड़पो, ये हड़प नीति का फैसला है जो नेशनल के नियम आपके सामने आया है। आपने नेशनल के मुद्दे के अंदर आपने करोड़ों रुपए आपको जनता की चिंता नेशनल में करिए। ठीक है बिदुड़ी साहब, अनिल गोयल जी, आपको जनता की बड़ी चिंता है। हमें चिंता इस बात की कि जिन हाथों में सत्ता जाएगी उनका अपना क्या भी है। ये जो हम दिखा रहे थे सिर्फ इसलिए कि जनता ये समझ ले कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता जाने वाली है वो एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने गंभीर है। सच्चा कौन सा है ये बात हम नहीं कह रहे, लेकिन जो आरोप है वो कितने गंभीर है ये बड़ी बात। एक बात। दूसरी बात, आपके साथ 4 साल से टीडीपी थी, उसको नाराजगी होने लगी, घुटन होने लगी, खैर वो जाने। उपेंद्र कुशवाहा भी आपसे नाराज हैं, अभी शिवसेना भी आपसे नाराज है। अब आपके यहां एक नई चीज चल गई कि हनुमान जी की रोज नई जाति पता लग जाती। कल एक मुस्लिम बता रहे थे आपके नेता बीजेपी के, आज एक नए नेता आए निकल के, वो कह रहे हैं तो जाट है। ये सब क्या है? जनता की समस्याओं के लिए सत्ता जिन हाथों में जा रही है उन हाथों में, उन जबानों में क्या है गया? खालिद साहब, ये जो लोग हैं, कुछ आपके लोग यही है सर, ये जो लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मजे में रहना चाहते हैं, और मजे में रहना चाहने के लिए उनके अपने गणित होते हैं, उनके गणित के हिसाब से पार्टी अदलते बदलते रहते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। मैं तो ये बात कहता हूँ, हेराल्ड मामले में जो करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है, नहीं खुद करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है, तो ठीक है, लेकिन और योगी जी कह रहे थे वो दलित हैं। सर सुन तो लो। अच्छा, और पसंदीदा शो है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जमानत पर यहाँ है इस केस के ऊपर, और उसके बाद में ये अपने आप को निर्दोष साबित करें, ये कोई शोभा नहीं देता। और सच्चाई को स्वीकार ना करना ये सबसे बड़ी हठधर्मिता है। दूसरी बात, एक बात और बताएं, 1967 में जब आपको जमीन अलॉटमेंट हुई सिर्फ अखबार के लिए, सिर्फ अखबार के लिए, 10-12 साल तक वो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, बंद पड़ा रहा। आपको कोई इस बात की चिंता नहीं, आपका उस समय शासन नहीं था, आपकी उस समय सरकार नहीं थी। अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा था तो कांग्रेस को उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए था। आप जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए तो बीजेपी ने एक्शन भी लिया है, और एक्शन लेकर कोर्ट का फैसले भी आपके पास। श्याम खन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हुड्डा साहब के पास एक बात के लिए जाना चाहता हूं। अभी बिदुड़ी साहब कह रहे थे कि मैं बीजेपी के बहुत से नेताओं के यहां कुछ और एक्टिविटी भी चलता दिखा सकता हूं। हुड्डा साहब, कोर्ट का यह कहना है कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए, वो कहे कि फला आदमी चोरी कर रहा, फला भी कर रहा है, फला भी कर रहा है, आपने तो मुझे पकड़ लिया, तो क्या ये जायज बात है? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आप गलत बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कहा। अच्छा, क्या कहा वो दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा हूं, इसमें हम चोर कहां से साबित हुए? नहीं, इसमें हम चोर कहां से साबित हुए? आपने कहा ना कि मैं बीजेपी के यहाँ बहुत से लोगों के अगर कोर्ट को ये लगा,
कोर्ट को अगर ये लगा वो कि रिकॉर्ड वहां है, पे आपका गलत हो और रहा मैं है, चलवा सकता हूं दोबारा। नहीं, उन्होंने जो ये बोला, आपने कहा ना मुझे कि मैंने गलत कहा, मैं वो रिकॉर्ड मौजूद है, आपने कहा कि बहुत नहीं, उसको आप एक्टिविटी नहीं, आप उसमें ये जो चीज जोड़ रहे हैं ना कि हम चोर है और हमने ये बोला, अच्छा आप ये जो जोड़ तो रहे हैं मैं चीज, वर्जन ले वो लेता गलत हूं है। ना। आप तो दोनों लोग जैसे किसी की दुखती हुई रख नहीं, पे नहीं, हाथ नहीं। रखा जाता है, नहीं, एकदम हमारी बड़ा- कोई, हम तो बड़ा कहते हैं इंक्वायरी पलटवार करो, होता है। हम तो ठीक कहते हैं है, इंक्वायरी करो, एक बात चलिए, इंक्वायरी करो और हाँ। होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। हुड्डा साहब, एक बात, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सोहराबुद्दीन मामले में कहीं ना कहीं ऐसे फेल हुई कि कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हमारे पास एविडेंस नहीं आए। हालांकि वो अपील करेंगे, बाद की बात है, लेकिन जो आम वोटर से जुड़ी हुई समस्या है उनको हल करने के लिए सत्ता जिन हाथों में जाएगी वो कौन से हाथ होंगे ये तो वोटर खुद ही तय करेगा। लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या बच रही हैं? ऑप्शंस तो दो ही हैं, एक एनडीए है, एक यूपीए है। अब दोनों में से कोई एक ही आएगा और इसमें क्या ऑप्शन है? प्लस माइनस होता रहता है, प्लस माइनस होगा। जैसे राजस्थान में आपने हिस्ट्री देखा, हिमाचल में हिस्ट्री है, एक बार 5 साल मैं कानूनी पहले भी जाना चाह रहा हूं, उसके लिए तो हमारे हाँ। साथ श्याम खन्ना जी मौजूद है। मैं चाह रहा हूं, तो जैसे बात हो रही थी कि कोर्ट क्या इस बात को जस्टिफाई करती है कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाए तो वो कहे कि फला आदमी भी तो ये कर रहा है। मैं अब उसका जवाब देता हूं। देखिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मान लिया मैंने मर्डर किया है तो मैं उसके लिए दोषी हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो तो उसने भी किया था, उसने भी किया था। वो हालात कुछ होंगे, क्या है वो, ये दो चीजें कंपेरेबल नहीं है जी। लेकिन साथ में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, वो 17 पेज की जजमेंट है जो आज आई है, वो मैंने पूरी पढ़ी है। उसमें ये कहीं नहीं है कि कोई जो फंड्स जनरेट हुए उन फंड्स की एप्लीकेशन कहीं और हुई हो, अखबार को छोड़ के कोई और काम में वो लग गए हो, ऐसा उस जजमेंट में कहीं नहीं। कांग्रेस के लिए क्या है, अच्छी बात है या खराब बात है जो आज का फैसला है? देखिए, कांग्रेस के लिए जो आज का फैसला, मैं ये कहूंगा कि ये शायद इनको जो चीजें उठानी चाहिए थी शायद वो उठी नहीं है। इन्होंने केवल एक मेलाफाइड को लेके ये कोर्ट में चले गए। इनको ये कहना चाहिए था, कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। नहीं, इनको ये कहना चाहिए था मेरे हिसाब से कि भाई इससे जो पैसा जनरेट हुआ, अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर भी है, अगर वो पैसा जनरेट हुआ और वो पैसा अखबार को चलाने में ही अगर काम आया है तो करप्शन नहीं है। लेकिन अगर उस पैसे को कोई घर ले गया है तो करप्शन है। कांग्रेस की लीगल टीम जो है वो कहीं ना कहीं फेल रही है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी रही है। करें वोट कलेक्ट करने से लेकर और जगह तक लगे, संगठन तक लेकर, अब लीगल टीम को भी आप सवालों के दायरे में। ठीक है श्याम खन्ना जी, सवाल वही है, बिल्कुल एक स्पष्ट सवाल है, कोई बहुत बड़े हम मुद्दे को लेकर नहीं आए, हम सीधा ये लेकर आए 2019 सिर पर है, कौन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस इधर से जाके इधर आ जाते हैं, इधर के कबूतर उड़ के इधर पहुंच जाते हैं, इधर के उड़ के इधर पहुंच जाते हैं, और फिर एक गठबंधन हो जाता है, फिर सत्ता इधर चली जाती है, समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। ये क्या अदल बदल का खेल होता रहेगा या कोई ठोस काम भी होगा? ये मौसम वैज्ञानिक हैं, ये मौसम देख लेते हैं कि हवा का रुख किधर चल रहा है और सत्ता के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इन्हें जनता का कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। रामविलास पासवान जी तो नहीं कह रहे, क्योंकि जैसे ही सत्ता बदलती है उनको वो मंत्रालय जरूर ले लेते हैं, सरकारें बदलती रही लेकिन उनका मंत्रालय कोई नहीं छूटा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सीटों को लेके भी ये बार्गेनिंग करने का एक तरीका है, दबाव बनाने का, कि थोड़ा सा जिस साइड में आप 4 साल सत्ता सुख ले रहे हैं और फिर जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उसको झटका देके फिर रूठ आगे का अपना रास्ता और तय करते हैं। सौदेबाजी और इसके अलावा कुछ नहीं। जनता की कोई नहीं सुनती है इनमें से कोई भी, ना जनता से सरोकार है कोई, ना जनता की कोई नीति बता रहे हैं कि हम जनता के लिए ये काम करेंगे। लेकिन अब तो एक नया हथियार जो है कर्ज माफी भी आ गया है, तो ये तो बड़ी एक तरह से मुद्दा ही बन जाएगा मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में। जी, ये दोनों बातें हैं ना, तो ये कर्ज माफी कोई निदान तो नहीं कही जा सकती क्योंकि इससे सिविल भी खराब। नहीं, कम कोई नहीं है ना। बीजेपी के ऊपर आरोप है कि उसने कॉर्पोरेट घरानों के किए हैं, बड़े लाखों करोड़ रुपए बता रहे हैं कि आरोप है एक तरीके से, इधर ये किसानों का कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि आज ये कार्टून भी सर्कुलेट हो रहा था। आरोप अब इनमें ये होड़ हो गई है कि तुमने कर्जा माफ करा तो हम भी कर्जा माफ करेंगे, उसने कर्जा माफ करा तो हम भी। पहले से करते हैं अगर ये काम तो बिजली साहब इस हथियार से लड़ोगे आप। हालांकि आप भी कहते हो कि कॉर्पोरेट घरानों का इन्होंने किया, लेकिन अब आप किसानों को, क्या ये वोट बैंक की राजनीति बना रहे हैं आप इसको, कर्ज को, खासतौर से सरकारी कर्ज को? नहीं, मैं एक बात कह, कॉर्पोरेट घरानों को हमने कोई कर्ज माफ नहीं करा, इन्होंने कर्ज दिया जरूर है। हाँ,
और इन्होंने कर्ज दिया है और वो कर्ज लोग लेकर भागे हैं। बिलोड़ी साहब, इनके खुद सांसद विजय माल्या हाँ, को कर्ज इन्होंने दिया और लेकर वो भागे। आज डंडे के जोर पर वो पैसा वापस करने के लिए चलिए पूछ लेते हैं, इन्होंने कर्ज दिया तो भगाया किसने? विदुड़ी साहब, नहीं, कर्ज इन्होंने दिया है, साहब जवाब दे रहे हमने हैं, तो उसको वापस ला करके पैसा लेने के लिए बात कर रहा है। आज वो पैसा देने के लिए मजबूर हुआ है। मिशेल जो आया हुआ है वो आपके लिए जनता में। जी विदुड़ी साहब, राफेल के बारे में भी बता दो। राफेल में तो ठीक है, आप गलत हो, आपने झूठ बोल के सत्ता ली है और जनता ने कोई करप्शन नहीं हुआ, जनता ने स्वीकार कोई करप्शन नहीं हुआ, झूठी पार्टी नहीं हो सकती। कोई और करप्शन नहीं हुआ। 2019 के अंदर अनिल अंबानी को ठेका कैसे दे दिया 12 दिन की कंपनी को? 45,000 करोड़ के बैड अकाउंट है। चलिए एक 10-10 सेकंड का लास्ट कमेंट ले लेते हैं। विदुड़ी साहब, लास्ट कमेंट ये, 2019 में आप चुनाव लड़ने जाएंगे, जनता का भी कोई हित होगा? आजाद जी, अभी 5 स्टेटों का आपने चुनाव देखा, उसके अंदर हमने जो वादे किए और वो वादे, और आप भी के चैनल पे ये बात हो रही थी कि ये पलटे हैं चुनाव, उससे जो इन्होंने वादा किया उससे पलट गए हैं। करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह की बातें चली थी किसी दिन आजाद जी, दिखाएंगे और आपके इस वादे की भी दिखाएंगे। आजाद जी, यही बात चल रही थी, आप ही के चैनल पे ये बात चल रही थी टेंशन मत लीजिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल मत छोड़ना, मैं तो आपको बधाई देता हूँ, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। मैंने उस दिन भी बधाई दी थी आपको। मैं आपसे हासिल करना नहीं, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ और मैं क्या बधाई देता हूँ। विकास आप जैसे वो आगे जाएंगे और निश्चित लेकिन तौर पर जितने साथ सबका वो बात विकास आएगा। ठीक है सब जी। हुड्डा साहब, बिल्कुल लास्ट कमेंट में लेना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भले आप कांग्रेस की तरफ कुछ कहें, लेकिन करप्शन को लेकर जिस तरह से चीजें आ रही हैं, क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टियों पे अंकुश लगेगा या सिर्फ चुनावी मुद्दे बनते रहेंगे? देखिए, अंकुश है, लेकिन तब जब हमारी जनता जागरूक हो जाए और वो सवाल पूछना शुरू कर दे। आज की हालत देश की ऐसी लगती है मुझे कि जो भी आता है वो जनता को बहकाने में कामयाब हो जाता है। कानून क्या करेगा? कानून तो जब कहीं सबूत आएगा, कोई प्रोसेस शुरू होगा, तब कानून अपना काम करता है। 34 साल में ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगी। हाँ, समय लग जाता है उसमें, इसलिए जनता का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। श्याम खन्ना जी, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में, बार बार पीछे से सोडी साहब नाराज हो रहे हैं। किसके लिए? जी बोलिए, बताइए, पूछिए। यही सवाल है, लास्ट कमेंट, 2019 में जनता के मुद्दे रहेंगे या सिर्फ गठजोड़ बनेगा? नहीं, बहुत मामला खराब रहेगा और इधर उधर की बातों में सब जनता का ध्यान बटाने का प्रयास होगा और जनता के लिए कोई बढ़िया स्कीम, कोई बढ़िया बात लेके नहीं आएंगे। ये उन पर आरोप लगाएंगे, ये उन पर आरोप लगाएंगे, ऐसी पूरा चुनाव निपट जाएगा और ये बिल्कुल धोबीकरण के आधार पर पूरा चुनाव होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे, 7 न्यूज की तरफ से एक हम अपील करेंगे कि आपके पास नेता आएंगे, क्योंकि अब बरसात वो मौसम आने वाला है नेताओं के आने का। आप कम से कम उनसे ये जरूर पूछिए कि आज 4 डिग्री के करीब अगर टेम्परेचर है और जो सड़क पर ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, उनके लिए जो आश्रय गृह बनते हैं या अलाव के लिए जो सरकारी खर्च होता है, क्या वो पूरा हो रहा है? रोजगार के लिए जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरा हो रहा है? चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, अपने मुद्दों को पूछना शुरू कीजिए। बड़ी बड़ी बातों में न पड़े, कम से कम उन मुद्दों पर आप अपने नेता से ये जरूर पूछ लें कि ये कौन पूरा करेगा। और यही सच है कि डेमोक्रेसी में वोटर सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एक दिन के लिए नहीं तो 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए आपको बंधक बनना पड़ेगा। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।